दर्शकों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि यह इस वीडियो में धुरंधर फ़िल्म की कहानी के बारे में काफ़ी बात हुई है, तो यदि आपने फ़िल्म ना देखी हो, तो कृपया यह वीडियो अभी ना देखें और जिन्होंने ये फ़िल्म देख ली हो, उनके लिए यह वीडियो ज़रूर देखने लायक है। नहीं, मैं यही तो कहूँगा इसके अगर अंदर कि दिस इज़ era defining moment for इंडियन मूवी और मैं 70, 80, 90, 2000 के शुरू तक लगातार हॉलीवुड मूवीज देखता रहा जब तक हॉलीवुड बर्बाद नहीं हो गया। और मुझे एक हमेशा एक तकलीफ थी और एक मुझे एक अपना मेरा अपना शर्मिंदगी थी कि हमने कभी बीच में अच्छी पिक्चरें बनाई भारत में, लेकिन हम कोई ऐसी पिक्चर नहीं बना पाए जो कि हम हॉलीवुड के तर्ज की हम कह सके, मतलब चाहते हुए भी नहीं कह सकते। आज मैं इस बड़े सुकून में हूं कि मेरी वो इच्छा पूरी हो गई कि धुरंधर 1 के साथ साथ धुरंधर 2 स्पेशली रिवेंज वो हॉलीवुड को पार कर चुकी है। हॉलीवुड में अब इस तरह पिक्चर नहीं बनती। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज मेरे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, एक शानदार जो है रिव्यू आया है फिल्म धुरंधर का, और धुरंधर के फिल्म में क्या टेक्निकलिटीज हम लोग को देखने को मिली, क्या शानदार स्क्रिप्ट है। थोड़ा सा फिल्म के अंदर की बात करेंगे आज, लेकिन फिल्म का एक शानदार रिव्यू आया है सीधे पाकिस्तानियों से, तो उसको हम लोग जरा सा देखते हैं। आप भी मजे लीजिए। पाकिस्तानी रिव्यू धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू थर्ड क्लास और मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं है। मेरे बिहाफ पे ये ने दे दिए रिव्यू। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तान लगी, पहली भी एंटी पाकिस्तान थी पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राइंग बकवास और बहुत बकवास। अपने ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए मूवी बनाई है, कुछ भी नहीं है। लॉलीपॉप। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात किया, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। और ये सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद मेजर इकबाल सच्चा पाकिस्तानी। अक्षय खन्ना ने जो पहली धुरंधर थी वो उठाई भी थी। आज अक्षय खन्ना इसका भी बहुत हुआ है। मैं से बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ गाइस। अक्षय खन्ना को बहुत ज्यादा मिस किया। अब एक बार हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। जी दादा, जब पाकिस्तान से ऐसा रिव्यू आया इसका मतलब पिक्चर अच्छी है, सही जगह चोट पड़ी है बहुत कायदे से। और जिन जिन लोगों का ये मवाद निकल रहा है, बहुत लोग यहाँ पर भी बकवास क्या मतलब अपने अपने अनुसार इसका धुरंधर का रिव्यू दे रहे हैं। मेन बात है फिल्म इतनी शानदार बनी है कि जिसको पसंद आ रही है और इस समय सिनेमा हॉल्स फुल हैं, फुल। मतलब इतना फुल तो पता नहीं हमने आखिरी बार कब देखा था। धुरंधर 1 के टाइम देखा था। और अजीब तरीके से यह फिल्म जो है खींच रही है लोगों को, क्योंकि इसमें कुछ जो सत्य दिखाया गया है, जो लोगों ने जिया है, उसको टेक्निकली बहुत साउंड तरीके से दिखाया गया है। तो सबसे पहले दादा मैं आपसे बात करूंगा फिल्म की स्क्रिप्ट पर, क्योंकि एक चीज और, राजा मौली जी जैसे डायरेक्टर, उनकी तरफ से एक शानदार ट्वीट आता है, शानदार वो मतलब क्या कहते हैं, वैसा आदमी जो अपनी फिल्म बना रहा है इस समय वाराणसी, उसमें एंगेज होने के बजाय वह भी धुरंधर 2 देखकर आते हैं। और पूरी तेलुगु इंडस्ट्री जो टेक्निकली शानदार फिल्में बनाने में मास्टर महारत हासिल रखते हैं लोग, उनकी तरफ से ऐसा जो तारीफ आई है, आप कैसे देखते हैं दादा धुरंधर 2 को? अगर स्क्रिप्ट लेवल पे हम देखें कि क्या किया गया है फिल्म में, हाउ गुड इज इट? स्क्रिप्ट पे बात करने से पहले जो तुमने भी 1.5 मिनट का एक वीडियो चलाया, ये मुझे वही लगा कि अरफा प्रो मैक्स था। ये अरफा हुआ विसार शर्मा का भी वीडियो आया था, पहले ही दिन आ गया था। दोनों ही दादा मैं आपका एक बात कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी कि दर्शकों, हम और दादा ये बात क्यों कर रहे हैं फिल्मों के बारे में स्क्रिप्ट या टेक्निकल लेवल पर। पुष्कर दादा बहुत पहले सन 2000 के
2004-2005 तक आपका एक बहुत शानदार ब्लॉग चलता था। आपका पूरा वर्ल्ड ओवर एक ग्रुप था जिसमें फिल्मों पर बात करते थे और इनका ब्लॉग बहुत बड़े-बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स के द्वारा फॉलो किया जाता था। इन लोग की फिल्म एनालिसिस आज से नहीं है, फिल्म एनालिसिस पुष्कर दा बहुत पहले से कर रहे हैं और अभी आप बहुत सारे हम लोगों ने उस दिशा में अभी तक वीडियोस बनाना शुरू नहीं किया है, पर इनके लेख ऑन फिल्म्स बहुत ज़्यादा हिट रहे हैं। तो इसलिए एक मुफीद आदमी है, मतलब एक बहुत क्या कहते हैं, ज़रूरत है जानने की पुष्कर दा से कि फ़िल्म को इन्होंने कैसे देखा? पुष्कर दा प्लीज़। तो पहले तो वही जो मैंने बात शुरुआत की थी कि जो तुमने 1 डेढ़ मिनट का वीडियो चलाया था उस पे, क्योंकि ये कोई नया नहीं था, अरफा विचार शर्मा का जो है चल चुका है। तो बेसिकली बात समझने की है कि ये जो दोनों प्रतिक्रियाएं आई हैं, इसका फिल्म से कोई मतलब नहीं। ये चोट पहुंची है, ये उसकी तकलीफ है, उसके अलावा फिल्म से मतलब नहीं। फिल्म पे बात करते कोई बात समझ में आती। अब मैं आता हूँ फिल्म पे। मैंने कई अच्छे लोगों को जो है, क्योंकि मैंने देर से देखी थी, मैंने कल ही देखी है, किन्हीं कारणों से नहीं देख पाया उससे पहले, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था 2-3 दिन सोशल मीडिया जाने, क्योंकि कहीं स्पॉइलर ना आ जाए। लेकिन तभी लोग बदमाश है, कुछ ना कुछ कर ही देते। तो मैंने जो कुछ पढ़ा उसमें एक समझ में मुझको अच्छे लोगों को ये समझ में पसंद आई पिक्चर, सब कुछ है, लेकिन फिर वो कहने लगे कि नहीं, फर्स्ट बहुत बढ़िया थी। तो मैं समझ गया कि जो ये बात कह रहा है फर्स्ट बहुत अच्छी थी, सेकंड नहीं थी। तो मैं समझ गया कि उसकी जो है फिल्मी नॉलेज जो है एज अ क्राफ्ट, वो बड़ी कहीं ना कहीं ही लैक्स दैट। वो एक परंपरागत एक जो दर्शक होता है, जिसको कि गाने भी अच्छे चाहिए, ये भी अच्छे चाहिए, वो भी अच्छे चाहिए, और वो उसको देख लेता है। जबकि जो है अपने आप में कंप्लीट जरूर धुरंधर थी, बट इनकम्प्लीट मूवी थी, क्योंकि वो बेस बना रही थी। अब सेकंड पे आते हैं। पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जब 19 मिनट का यूट्यूब पे इसका म्यूजिक आया था, तो मैंने 19 मिनट का म्यूजिक सुना था, और मैं सत्य कहूंगा कि मुझे वो उतना इंस्पायर नहीं कर पाया था, एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड विद दैट। उसका शायद रीजन ये था कि जब धुरंधर के जो गाने आए थे, वो पहले से ही एक क्रेज बन चुके थे। इसमें जो गाने वो क्रेज नहीं बन पा रहे थे, लेकिन मुझे भरोसा था आदित्य धर के क्राफ्ट की, और सेकंड शाश्वत के बैकग्राउंड म्यूजिक का मुझे जो है भरोसा था, उसी सहारे में देखने गया। धुरंधर द रिवेंज जो है वो बेसिकली उसी चीज को अनफोल्ड कर, एक तो लोग कहेंगे कि जहां से खत्म हुई पिक्चर धुरंधर वहां से स्टार्ट ली, मैं थोड़ा इससे डिफर करता हूं। वहां से स्टार्ट नहीं लेती, बैकवर्ड जाती है इनफैक्ट वो। और जो मास्टर क्लास है स्क्रिप्टिंग का, कि दर्शक बैठा हो और उसको जो है शुरू के 15 मिनट में आप इतना एंगेज कर दें और कि आप जो है ये भूल जाए कि धुरंधर में क्या था। ये जसकीरत की कहानी थी, जसकीरत सिंह रांगी की कहानी थी। वो टिपिकल जैसे हमारी फिल्मों में होता है कि आउटरेज होता है, उसके परिवार का किस्म गलत होता है, उसको मार दिया जाता है, वो बदला लेने के लिए आता है। आपको कहीं शुरू में ये महसूस नहीं होता है कि बदला लेने जा रहा है, टिल वो बैग खोलता है, बंदूक निकालता है, और फिर ये भी समझ में नहीं आता। वो कहते अपनी बहन के बारे में पूछता है, बहन कहाँ के बारे में पूछता है, और उसके बाद ही वेंट ऑन द रैम्पेज। दैट इज अ क्लासिक टॉप नॉच writing and direction, where he has established in 15 minutes जसकीरत as a person, उसका रेज, उसके बैकग्राउंड और सब कुछ। देन अब जब उसके बाद अब फौरन हमजा पे आते हैं पलट के, और कहां से स्टार्ट करता है? आलम के साथ, याद है? ही स्टार्ट्स विद आलम। तो ये जो है जो मल्टी लेयर्ड है मूवी का, इसीलिए मैं धुरंधर द रिवेंज को फार सुपीरियर समझता हूं एज ए क्राफ्टमैनशिप।
आलम से स्टार्ट करता है, दैट इज वो तो बाद में पता लगता है, ही इज अ मिडिल प्लेयर आलम, वो तो एंड में पता लगता है। आलम वॉज द ओनली सेन वॉइस या सेन लिंक ऑफ हिज पास्ट, हमजा का। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन वहां पर उसकी सेनिटी जो है, आफ्टर किलिंग रहमान डकैत, क्लियरिंग लेयारी में कब्जे करने की जो है सारी जो मुसीबतें थी, सारे जो कांटे थे उनको दूर कर दिया, जाता आलम से बात करने के लिए। कुछ बात नहीं करता आलम से बात करता है अपनी, वो लेयारी की बात नहीं करता है। दैट इज द काइंड ऑफ जीनियस ऑफ ए राइटर आदित्य। तो वहां वो हमजा को ह्यूमनाइज करता है। He doesn't make him a सुपरमैन और जीरो, वो तो धुरंधर में भी नहीं था, बट उसका एक लिंकेज होता है कि उसका जो उसको टास्क दिया था कि लयारी पे जो है उसे कब्जा करना और राज करना, उसके लिए उसने इतने साल वेस्ट किया, उसके इतने खतरे मोल लिए, नाउ ही एग्जॉस्टेड। बट फिर वही आऊंगा कि क्योंकि जो है फर्स्ट 15 मिनट में स्टैब्लिश हो गया उसका रेज, उसका कमिटमेंट, वो कहता है कि अब कुछ बाकी नहीं है, मुझे यदि जिंदगी भर इस भेड़ियों के खाल में मुझे रहना पड़ेगा तो मैं रहूंगा। दैट वाज हिज कमिटमेंट। दादा भेड़िया बोला है, राइटिंग भेड़िया बोला है, एग्जैक्टली, कि वो वाकई भेड़िया बोला है। वो भेड़ियों, हम लोग, आप लिखते रहे हैं, हम लोग बहुत लोग को पढ़ते रहे हैं, पाकिस्तानी और मुसलमान जो प्रवृत्ति है समाज की, वो भेड़िया नुमा ही है। और ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है बहुत लोगों द्वारा, तो बड़ा डेलिबरेट है। और वहां से फिर बेस बना दिया जाता है कि बस व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो यही मेरा कहना है कि जो आपको जो क्राफ्ट समझना है, तो क्राफ्ट आपको एक शब्द में समझना पड़ेगा, और तब आपको समझ में आता है। यदि जब आलम से पूछता है कि आप कहाँ से, बोलता है आज तूने अपनी कहानी कह दी, जब किसी दिन मेरा दिल भरेगा तब मैं अपनी बताऊंगा। आज तुम्हारा दिन है कि मुझे जिंदगी ने, मुझे मौत से क्या, मतलब पुराने गाने उस समय क्या इस्तेमाल किए हैं, वाह। मतलब उस यही पे तब आपको समझ में आता है, म्यूजिक एनहांस करता है। यही पे आपको समझ में आता है जो लोग क्राफ्ट को समझते हैं, जिन्होंने जिया है, जिन्होंने क्रिएट किया है, जैसे राम गोपाल वर्मा और राजमौली, वो क्यों जो है इतना हाइपरबोल है इसके लिए, बिकॉज दे नो कि क्या किया गया है इसके अंदर। एक शब्द में पूरी भाषा चीज बदल दी। अब उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं, मैंने कई जो रिव्यूज में पढ़ा कि वो दिस इज रिवेंज पार्ट है, वो पहला बैकग्राउंड था, ये रिवेंज। इट इज नॉट रिवेंज, ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, ही वॉज नॉट डूइंग रिवेंज। ये बहुत समझना पड़ेगा लोगों को। आप भूल जाते हैं कि हमजा का कैरेक्टर जो है एक दिन रैम्पेज में नहीं चला जाता है। ही वॉज लिविंग द वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, पाकिस्तान सोसाइटी में ही वॉज लिविंग दैट। एक टास्क पूरा किया, देन यू रिमेंबर ही विजिट्स दुबई। ये पहली बार दिखा गया है कि वो दुबई गया है। शायद हो सकता है कि उसको पहली बार ही गया हो दुबई, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम शोन इन द मूवी। और जब सन्याल उससे मिलता, गोयल से मिलता है, देयर ही गॉट द गो हेड, बंसर, देयर ही गॉट द ग्रीन सिग्नल, go on the rampage. Then he goes for that. He is a loyal soldier of India. He is not madman. उसका अपना कुछ नहीं है, नजर और he is already bracketed। अपने दिमाग और दिल दोनों को उसने कंप्यूटराइज कंपार्टमेंट में अलग अलग कर रखा था। He doesn't mix that. जब उसको ग्रीन सिग्नल मिलता, then he went for the rampage. Then he start killing here and there. Before that, not. तीसरी बात, खूबसूरती क्या होती है? एक औरत है, उसको ये पता लग गया है, वो माँ भी है, उसको ये पता चल चुका है कि उसका पति विदेशी है, मतलब दुश्मन का एजेंट। इंडियन फिल्मों में होता चुका है, कई मैंने हॉलीवुड में भी देख चुका हूं, मतलब इंग्लिश मूवी है कि फौरन जो है वो
पुलिस को 911 करके जो है बता देते हैं कि आई थिंक माय हस्बैंड और माय स्पाउस इज फॉरेन एजेंट। इसमें नहीं करती। दैट इज द मोस्ट ह्यूमन थिंग टू डू। यू स्टार्ट बिकॉज नहीं, यू उतना अपना सेल्फ human- बिलीव होता है ना, कैसा नहीं होता। तो वो चाहती कि ये है सही, लेकिन एक आशा रखती है वो कि ये गलत हो, काश ये गलत हो। तो क्या करती है? शी कन्फ्रंट दैट गाय, पिस्तौल लगाती है। हमजा जानता है कि दैट गर्ल इज मैडली इन लव विद हिम एंड ओवर द टाइम उस लड़की के लिए हो या ना हो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसका बच्चा होता है, उस बच्चे की माँ है। एंड दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस कि वो उस पिस्तौल के नाल अपने माथे पे लगा देता है। जानता चला नहीं पाएगी, बट दैट विल गिव ए स्टेटमेंट। इतना पॉज मिल जाएगा जहां उसको अपनी बात कहनी है, वो कह देगा। और वो बड़ी खूबसूरती से बात कहता है। वो हिंदुस्तान में मारे गए लोगों की बात करता है, किसने मारा उसकी बात करता है, और बहुत कन्वीनियंटली पाकिस्तानी पब्लिक को उससे अलग कर देता है। उसने पाकिस्तान को दो फाड़ में बांट दिया, एक पाकिस्तान की जनरल पब्लिक और एक वो जो कि पूरा कराते हैं, दैट इज टेररिस्ट, उनको कंट्रोल करने वाले, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल क्लास। ये बहुत स्पष्ट उसके अंदर क्लियर कर दिया। वहीं पे और पीक ऑफ द राइटिंग में कहूंगा, या पीक एज ए डायरेक्टर कहूंगा, कि इसमें हम तुमसे बात भी कर चुके हैं कि जब अपने यहाँ पिंडा पंजाब से ड्रग लेने वाले होते हैं, पार्टी करने वाली बात होती है, वो अपने घर में पार्टी करता है, उसकी वाइफ को पसंद नहीं आता है कि उससे गुंडे मवाली इस तरह के जो उसके मतलब गैंगस्टर लोग जो है उसे घर आए, और वो बताती कि ये बच्चों वाला घर है, मेरा बच्चा यहाँ ताकि मतलब वो शी एज ए मदर डजंट वांट टू हैव ए शैडो ऑफ द क्रिमिनलिटी ऑफ हिज हस्बैंड और उसके साथियों का उसके बेटे पे, मतलब बेटे पे गलत साया नहीं पड़ना चाहिए। ये मोटा मोटा हर ये भारतीय मतलब इस भारतीय उपमहाद्वीप की महिलाओं का चरित्र है। तो इसलिए वो एक छोड़ देता है सस्पेंस के तौर पे कि जब जो है आलम जब उसका जब वो मर जाता है, मार दिया जाता है, कैरेक्टर क्या नाम था, एसपी असलम, तो जो नेक्स्ट इन कमांड होता है ही उसको जो है हमजा पे शक होता है और उसको कंफर्म करने के लिए कन्फ्रंट करता है यलीना को, तो बेटे को मोहरा बनाता है और बेटे को ये ट्विंगलिंग करते दिखाया है। पहले हाथ में पहले तो पिस्तौल दिखाई है कहलाते हुए, पिस्तौल पे ले लेता है और फिर वो खेलने लगता है और वो उसी को यूज करता है एज ए ब्लैकमेल। वहां यलीना टूट जाती है। तो एक मेरा दिल में धड़कन आई थी, ऐसा तो नहीं कि पहली बार जो है डायरेक्टर ने बच्चे के लिए हिंट किया है कि गोली चल जाए, बच्चा खेल रहा है, गलत ट्रिगर हो, वो पीक सस्पेंस छोड़ रखा है हमारे ऐसे लोगों के। लेकिन कन्वर्ट क्या करता है, एक्सेप्टेंस बाय यलीना विदाउट सेइंग ए वर्ड फॉर द सेक ऑफ हर चाइल्ड। ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है। भारत में होता या कोई भारत की बात गलत कह रहा हूं, a lesser known director would have treated in a very very different and different way। उसमें वो चिल्लाती या बोलती है, बच्चे से छुड़ाने का सौदेबाजी करती, नो, देयर इज नो डायलॉग, सिर्फ आंखों से उसकी फिजिकल मूवमेंट से एसपी आलम समझ जाता है। आलम नहीं, वो दूसरा था, वो दूसरा बंदा था, नाम उसका अलग था। अपने तो मेजर आलम ही था, आजम तक आलम था, डेप्यूटी था, हाँ आलम तक आजम था शायद, एच से नाम था कुछ था। खैर मुझे एक बात लगी एज ऑन अ क्राफ्ट लेवल, जहां मेन है फिल्म, जहां आदमी है फिल्म में, एक बस एक लाइन कहूं, जहां आदमी है, जहां रैम्पेज चल रहा है, जहां पर इन लोग की पॉलिटिक्स चल रही है, तो बड़ा फास्ट पेस है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, उसमें सब कुछ है, चीजें हैं। पर जहां फिल्म में महिलाएं आती हैं, वहां फिल्म ठहर जाती है, वहां कैमरा ठहर जाता है, वहां पूरा सीन ठहर जाता है और डायरेक्टर को कोई जल्दी नहीं है उस सीन से हटने की।
वो उस मोमेंट की अहमियत बताता है जब जब ये चीज होती है, जब जब महिलाएं आ रही है, महिलाओं का इमोशन है, तो ये पता चलता है कि जितने आदमी कर रहे हैं, जो भी वहां कर रहे हैं, लड़ रहे भिड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या जो हमजा कर रहा है पाकिस्तानी आदमी। अच्छा देखिए, मेजर इकबाल के घर में महिला नहीं है, एक बाप है जो जैसी गंदी जबान है, नाम ले रहा है कि महिलाएं हैं, पर वो महिलाएं कहाँ है, नेपथ्य में कहाँ है पता नहीं। पर भारतीय महिला के नाम पे उसकी बेटी होती है जो कि सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। हाँ, डाउन सिंड्रोम, यस, वो भी पाकिस्तान का सच है। कजिन मैरिज से ये सब होता है, बिल्कुल। तो ये और वहां पर वहां के परिवार के अंदर उन्हें ये दिखाया है कि परिवार में बाप बेटे को गाली दे रहा, बेटा बाप को मार देता है। भारत में परिवार के लिए या परिवार अपनी महिलाओं के लिए कौन आदमी क्या कुर्बानी दे, संस्कारों का फर्क भी जितना क्लियरली दिखाया है। और डायरेक्टर को उस सीन से भागने की कोई जल्दी नहीं, उसको ये जल्दी नहीं कि 4 घंटे की पिक्चर बना रहा हूं, एडिट कर दूं ना। उन सीन्स में तसल्ली है, शांति है, पीस है, जो एक महिला के साथ होने में या घर में माँ बेटी बहन के साथ होने में जो परिवार को, एक आदमी को सुकून मिलता है, वो सुकून उन सीन्स में आपको दिखता है। डायरेक्टर का मास्टर, ये डायरेक्टर का अमेजिंग काम है। मतलब फिल्म फास्ट पेस भाग रही है, उससे मतलब नहीं है, जहां पहुंचा। मेरे ख्याल से उसके पीछे संदीप ये भी थॉट था कि ये बड़ा कटु सत्य है कि जो क्रॉस फायर होता है उसमें जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो फीमेल होती है। इट्स मैन्स वर्ड। इन सब का जो भी कैजुअलिटी होती है, चाहे वेंजियर्स की होती है, चाहे पटेदारी का मामला होता है, कहीं भी होता है, नॉट एवर इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज अ फैक्ट, प्रूवन फैक्ट है। तो ये जो है उसको दर्शाता है इसके अंदर कि डायरेक्टर इज सो सेंसिटिव, यू नो, जो उसका प्रोडक्ट वो मैंस वर्ड है, ठीक। तो इसलिए उसे जो उसको बहुत फीमेल स्ट्रेस कम है। जब फीमेल आई इट गिव इम्पोर्टेंस। जैसे शुरुआत में तुम्हें बताऊं कि जैसे कि रहमान डकैत की मौत के बाद कब्र वाला सीन होता है, तो एक शॉट है सिर्फ उसकी वाइफ का, रहमान डायलॉग की, और वो क्या करती है जब अंदर जाती है, एक कस के झापड़ा मारती है किसको, हमजा को। इससे पहले वो झापड़ मारा था अपने हस्बैंड को। क्यों? वो उसका फ्रस्ट्रेशन था कि ये बचा सकता, बचा नहीं पाया। इसकी बात नहीं कि उसने बचाने की कोशिश नहीं की, बट दैट स्लैप इज हिज एंगर, हर एंगर एंड हर फ्रस्ट्रेशन। यही जलीना संग है। जलीना इसमें लड़की नहीं, जलीना यहाँ पे एक औरत है, जलीना माँ है। छोटे छोटे सीन्स उसके आए हैं, दैट क्रिएट्स हर ओन बाउंड्रीज। तो यहां पर ये बड़ा ही मैं कहूंगा कि मल्टी लेयर है। एक चीज और मैंने खासियत संदीप, वो खासियत इसके अंदर मुझे समझ में ये आ रही है कि डायरेक्टर को मालूम है कि उसके पास इतना लंबा सब्जेक्ट है, लिख रहा है जो कि रियलिटी बेस्ड इन द सेंस है कि उसमें रियल इंसिडेंट्स को पिरोया है, रियल इंसिडेंट्स को पिरोया है, और इसलिए उसको मालूम है कहां का पीक हो रहा है। तो जब हर 10-15 मिनट बाद वो कलेवर बदल देता है विद हिज राइटिंग। मैं सीधा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं क्योंकि टाइम हो गया। ये पहली मूवी है जिसने बताया है कि जब क्रेडिट्स चल रहे हो तो सीट से उठना नहीं है। जिन्होंने पहले पार्ट में जल्दी की निकलने की, उनको दोबारा देखना पड़ा, और कल मैंने भी जल्दी की। मैंने भी जो है क्रेडिट से शुरुआत हुई, मैं निकल गया। बाद बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि उसके अंदर, उस क्रेडिट्स के अंदर उसने उन चीजों का फिल इन द ब्लैंक्स किया है जो हमको उस वक्त दिमाग में नहीं लगा उसके पीछे क्या सोचे। जैसे हमजा है, हमजा मालूम है इंडियन एजेंट है, तो क्योंकि हमारे दिमाग में है कि सुपरमैन होता है तो सब कुछ कर रहा हमजा। लेकिन जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट उसमें दिखाया है 1.5-2 मिनट का, 2 मिनट से ज्यादा का है, या फिर वो कि जहां लेफ्टिनेंट ISI का जॉइंट डायरेक्टर जो है, लेफ्टिनेंट जनरल जो है, वो उसको पागल खाने भेज देता है कि ये, जब वो कहता है कि नवाज शरीफ का आदमी है ये,
इसको छोड़ना होगा, वो रिफ्यूज करता है। दैट इज द रियलिटी दैट हैपेंड विद इन इंडिया ऑल्सो। भारत में भी क्या हुआ, भारत में भी जब जो है यूपीए गवर्नमेंट में जो भी एक सच्चा अधिकारी इस चीज की उस पे आया खोलने के लिए कि जो है हमारे यहाँ कौन क्या कर रहा है, और जो इनकन्वीनियंट हुआ तो उसको प्रताड़ना दी, उसको हटा दिया। क्या लेफ्टिनेंट कर्नल हमारा वो क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ नाम, कर्नल पुरोहित हुए हो, उनको किया गया। वो मनी जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस में मनी जो है वो, तो बहुत तेरे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो बड़ा पिछली मूवी में जो बताया कि ये प्लेट्स जो है खुद मिनिस्टर और उसके बेटे ने डिलीवर की है, तो बोलते कि इन्फॉर्मेशन रख के रहो, अभी आप कुछ नहीं कर सकते इनका। वो पता है कि अगर मैंने जरा सी ये बात बाहर की होशियारी में तो हम ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिससे जाओगे बोलने उसी के चमचे तो बैठे हुए हैं, वो तो खुद ही करवा रहे हैं। दे न्यू कि हम किससे ये काम कहेंगे तो किससे होगा, अथॉरिटी कौन है। तो मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, तो फिर ये काम कराए जाते हैं। वेट कर रहे हैं अपने समय। क्या मुख्तार थे और हाजी याकूब, या कौन नाम था मेरठ वाला, सबको मालूम था इकबाल 2000 कि यहाँ ये इलीगल शटर हाउस है, यहाँ पे नंबर 2 काम होता है, नेपाल के बॉर्डर से पैसे आते हैं बदलते हैं, वहां की जो छोटी ब्रांचेस है वहां के तकाने में वो नोट बदले, एवरीबडी नोज दैट। दादा इलेक्शन के पहले पैसा आता है, फेक करेंसी नोट्स आता है, किसके लिए आ रहा है? इलेक्शन से पहले पैसा का इस्तेमाल कौन करेगा? नेता ही तो करेगा। नेता ही को तो पैसा चाहिए बांटने के लिए। जो इनकी आदत थी, जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी, बसपा इत्यादि की आदत थी कि कैश लेकर जनता में कैश बांटकर वोट ले लेना होता था, उसके लिए फेक करेंसी नोट मंगवा रहे थे। इसमें कौन सी बहुत बड़ा बुद्धि का काम है? अपने घर से थोड़ी पैसा लगाते हैं सब। तो ये दिखाया है तो ठीक है, इसमें क्या समस्या? इसके लिए देवर यूजिंग फेक करेंसी नोट्स, उसमें भारत की इकोनॉमी बर्बाद होती है, मुसलमानों को फ्री का करेंसी मिल जा रहा है, क्या दिक्कत है? वो और पावरफुल होते जाते हैं भाई। शहर में इनके सारे सैलून्स कहाँ से आते हैं? हर बिजनेस पे, हर जमीनों पर इनका कब्जा कैसे होता जाता है? इन्हीं पैसों से। सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी, पुलिस इन पे FIR नहीं कर सकती, इनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मस्जिदों के बगल में तमाम शॉप्स हैं, पता नहीं क्या क्या। अभी तो हमको धुरंधर 3, 4, 5, 6 सब चाहिए कि भारत के अंदर में कितने पाकिस्तानी बैठे हैं और कौन कौन बैठा है। अभी कल वो अब्दुल बासित जो भारत में इनका एम्बेसडर था, खैर वो चर्चा से बात अलग हो जाएगी, उस पर अलग बात करेंगे। फिल्म पे आते हैं। दादा एक चीज मुझे फिल्म की बहुत शानदार लगी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। मतलब हमजा का जो स्टाइलिंग किया गया है ना, तो स्टाइल है बिल्कुल। क्योंकि जो है आप जब कोई ऑथेंटिक, आप कोई पिक्चर बना रहे हैं, वो फैंटेसी वर्ड की हो, रियलिटी अनरियल हो, जो भी आप ये रियलिटी और अनरियलिटी की जो सीमा रेखा तभी मर्ज कर जाती है, आपके लिए एक अनरियल रियल बन जाता है जब उसको आप ऑथेंटिसिटी प्रदान करते हैं। तो जब आप कितने शानदार है दादा, जो आपने जो उसको पहनावा दिया, वो जो माहौल दिया, आपको महक आती है पाकिस्तान, आपके नाक के नसूरों में घुसता है पाकिस्तान। यहाँ पर फिर मैं एक अंतिम बात करूंगा, लेट लंबा हो गया। जब मैंने शुरू में बात की थी कि जो 19 मिनट का मैंने यूट्यूब पे म्यूजिक मुझे पसंद नहीं आया था, आपके दिमाग में ही नहीं आता म्यूजिक अच्छा है खराब। दैट इज शाश्वत जीनियस। बैकग्राउंड म्यूजिक इज दैट, मतलब आपको जो है गूज़बम्प दे देता है। आपको जो है वो जो सीन चल रहा होता है, जो कथानक चल रहा होता है, बैकग्राउंड उसके अंदर इतना मर्ज कर जाता है कि इट इज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। यहाँ म्यूजिक जो है का एलिवेशन बड़ा हाई है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अच्छे पॉपुलर गाने सेपरेट पीस नहीं है, वो सीन का पार्ट है। जैसे आप धुरंधर 1 के गाने अलग से सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको मजा आ जाएगा। पर यहाँ आप उसको अलग से नहीं सुन सकते, आप उसको सीन का पार्ट ही, और सीन में जब वो बज रहा है और नॉस्टैल्जिक गाने बज रहे हैं 80s 90s के गाने। यहीं पे खास बात यह है कि जहां मैं बैकग्राउंड तारीफ कर रहा हूं, वहीं पे पॉज है, साइलेंस है, बड़े क्रूशियल मौके पे साइलेंस है।
और ये इस प्रयोग को आदित्य धर ने 3-4 बार इसको रिपीट किया है पूरे इस पिक्चर में। और शुरू के 2 बार मैं पकड़ गया था, इसलिए जब लास्ट में जब मौन आया है तो मैं समझ में आ गया था कि अब जो ये जो साइलेंस जब ब्रेक करेगा ना तो ये इट विल इरप्ट लाइक एनीथिंग। और फिर जो लास्ट पीक डिटेलिंग कहूंगा, जिससे तुम्हारी बात मेरी बात है, जो तुमने मुझसे बात कही थी उस लेवल पे, कि लास्ट में जो मट्टी तेल का जो टैंकर उड़ाते हैं वो सिंबलिज्म करता है, सिंबलाइज करता है उस एस्पेक्ट को कि जहां भारत के मुख्य धारा के नेता लोग जो है मट्टी तेल का कनस्तर लिए घूम रहे हैं कि आग लग जाए। तो यहां तो नहीं लगी, लेकिन वहां उसने आग लगा कर दिखा दी। बस जी, मेरे ख्याल से बात चर्चाएं करने भी को बहुत और हो है। सकती हैं। जी जी, हाँ, हम लेकिन मैं लोग उस 5-10 एस्पेक्ट मिनट में और और मुझे बात लगता है कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एंगल्स छूट रहे हैं। जैसे सिनेमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो सिनेमेटोग्राफी में आप देखेंगे जहाँ ग्रैंडनेस दिखानी है, सेट्स की मैं बात कर रहा था, जहां गंदगी दिख रही है वहां गंदगी दिख रही है। जो ज्यादा ने कहा कि आपको वो सूंघ, आपको वहां बदबू आपकी नाक तक आपकी आती है सिनेमा हॉल में बैठ हाँ। के। और जहां बड़े साहब का महल दिखाया गया है, उफ, क्लिफ्टन, व्हाइट हाउस, फिर आप मतलब उसी जहां ग्रैंडनेस जहां देख आप के व्हाइट आपका हम्म जहां व्हाइट हाउस या फिर आपका स्वयं हमजा का घर, वो अलग चीज है। और वहीं पे आप देखते हैं जब जो है एसपी असलम जो है 4 बलूच लड़कों को उठाता है और उनको मारता है, उसकी दीवार देख लीजिए प्लीज। उसकी दीवार देख लीजिए। मैं तो उस पर मेरा दिमाग था, नहीं, उस पर और देख रहा था। एंड में जहां पर मेजर इकबाल से लड़ाई हो रही है, वो गली कैसी है, वो आपको अपने मोहल्ले टायर 3 टायर 4 सिटीज के घरों की और मोहल्लों की याद दिलाती है। तो सीधी बिल्कुल। वैसे दिखता है कि छतें छतें जुड़ी हुई हैं। पंजाब का जो दिखाया है कि जो घर है, और जो जब अंत में वो अपने गांव जाता है तो वो घर देखता है पहले एमएलए का, वो भी डिलिपेटेड हो गया है, उजड़ वहां गया पर है। अब कोई रहता नहीं, उजड़ गया है। और ये अपनी मतलब परिवार को देखता है। मतलब क्या कहा जाए, किस तरह क्या सेट्स हैं, लोकेशन तय करने वालों ने क्या लोकेशन तय की है। आप पूरी तरह उस दुनिया, इसीलिए राजा मौली जी ने क्या वर्ल्ड डिजाइन, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि जनता को उस दुनिया में लेकर जा रहा है डायरेक्टर। तो वर्ल्ड डिजाइन जो किया है, जब आप रेलवे स्टेशन पर हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर हैं, जब आप इलाहाबाद में हैं तो ऑफ कोर्स उस समय का इलाहाबाद, आज का प्रयाग, तो आप इलाहाबाद में हैं। जब वो एक माफिया का डेन है तो वैसा ही है। तो बिल्कुल है, क्योंकि उसमें वो उसने ग्लैमराइज नहीं किया, उसने ग्लैमराइज क्या किया है, जो एसेंस ऑफ द सीन उसको ग्लैमराइज किया, उसको एनहांस किया, उसको इको प्रदान किया। उसने जो है कोई फ्लैश लाइट को जरूरत उसको महसूस नहीं किया उसने। ज्यादा जब खनानी को मारता है, अच्छा जहां रेड चाहिए ना, जहां रेड कलर चाहिए वहां पर उसका बहाना पीछे दिया है और रेड लिया है। जहां खनानी को मारा है वो दिखा रहा है कि मैं बारिश हो, वहां स्टाइल है, वहां उसको सिनेमेटोग्राफी करनी है, अपना सिनेमा लाना है कि मैं इसको रेड दूंगा। तो रेड के लिए क्या दिखाया कि बगल में एक नियॉन का साइन है, उस पर रेड जल रहा है, बारिश हो रही है, वहां से उसका रेड। आपको ये नहीं लगता कि रेड कहां से आ गया। तो सिनेमा को अपने ही सिनेमा को एलिवेट करने के लिए जी जी लंबा हो गया, पता नहीं कोई इसको देखेगा कोई नहीं देखेगा। चलेगा जी। वो जिस सीन में बाथरूम में पिंडा से बोलता है, और पिंडा जो है इंजेक्शन लगाने के बाद, ड्रग्स लेने के बाद उसको शेर नजर आता है, वो शेर नरसिम्हा वाला बब्बर शेर नजर आता है। तो दैट होल मेन उसका जो है, दैट इज पीक डिटेलिंग कहूंगा, फिर मैं कहूंगा कि वो ऐसा नहीं दिखाया कि वो सीधे सीधे जिसको एशियाटिक या अफ्रीकन बब्बर शेर का चेहरा दिखा, नो, उसको जो है नर अवतार दिख रहे थे उसके अंदर। दादा एक चीज और बताऊं, आपने जो कहा ना, इसी को जब खनानी को मारता है और जब डायलॉग बोलता है कि भारत, उसकी आवाज में गुर्राहट है शेर की, वो अलग से आवाज डाली गई है और सीन का पार्ट है कि गुर्राहट है बब्बर शेर की। उसका पूरा लुक्स जो है, जैसे आप फिल्म की शुरुआत में देखेंगे उसकी बॉडी देखेंगे, साफ दिख रहा है कि इस फिल्म के लिए दोनों ने, पिंडा ने और रणवीर सिंह ने, अपनी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट की है और थोड़ी सी फिर बाद में बढ़ाई है, बनाई। दूसरा कि उसका रणवीर सिंह का जो लुक्स है, फर्स्ट सीन से शुरू होता है लास्ट तक जाता है, लास्ट तक ही इज फुल ग्रोन लॉयन, सो यू फील दैट वो सब मेकअप है।
मेकअप आर्टिस्ट ने भैया जो काम किया है, ओफ ओफ अद्भुत है वो मेकअप आर्टिस्ट भैया। कहाँ है वो आदमी कि यार जहां मैं तो कह रहा जितना हूँ कि जैसा मेकअप छाप। नवाज शरीफ तो लग रहा था, नवाज शरीफ ही आ गया था पकड़ के, मेरे से एक्टिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नवाज शरीफ डिट्टो नवाज शरीफ एंड एवरीबडी नहीं, जो बीमार आदमी का अतीक मेकअप वाला है, कैरेक्टर जो है बीमार आदमी वो का नाम इलाहाबादी हिंदी बोलता है। हाँ वो इलाहाबादी हिंदी बोलता है। इट वाज चप्पल तुम्हारे सच अ साथ ग्रेट देखने फट गया, घुस के फट गया चाय वाला है। अच्छा एक बात और बता दादा, डायरेक्टर का इंटेलिजेंस देखिए। पिछली बार भी उन्होंने फिल्म में जो रियल फुटेज लिया था उसने भी आपको हिलाया, ठीक है, उसने आपको दर्द दिया। जो रियल वॉल्यूम लिया, सॉरी साउंड लिया था 26/11 का, और जब रियल फुटेज इस बार लिया है तो वह भी बदला है। कौन सा है? मैं, और यह लाइन हम लोग सोशल मीडिया पर अक्सर राष्ट्रवादी लोग यूज किया करते हैं, हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो आदित्य धर जानते हैं कि ये सीन कितना जनता में रेजोनेट करता है, ये आवाज, ये रियल लाइफ वाली, कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं प्रधानमंत्री पद के लिए। ये रेजोनेट करता है सोशल मीडिया में पब्लिक के साथ। इसका क्या बिल्कुल कर- खूबसूरत इस्तेमाल किया, सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं, ओह। और बाकी फिर उसके बाद अरे तो भाई डिमोनेटाइजेशन किया। लोगों की ये भी कंप्लेंट थी कि भाई अतीक का वाला सीन तो दिखा दिया टीवी में, जो कि मैंने भी देखा था। हाँ, बाबा नहीं दिखाई दिए, बाबा का बनता था। बाबा पे तो बाबा धुरंधर प्रो मैक्स है, बाबा पर अलग पिक्चर बनेगी। बाबा पे जो बनी हो तो बनी है, ठीक है, अब आ रही है, अब आएंगी ना ये सब असली पोस्ट 2017 हाउ थिंग्स हैव हैपेंड हियर। खैर दैट्स अनदर थिंग। और जो दिखाया है वो तो दिखाया है। और अब फिल्म के अभी दर्शकों, आज हमने फिल्म के अंदर की बात की, ये फिल्म के अंदर क्या हो रहा है, और प्रयास किया है अगर यह वीडियो बनाने वाले देखें, पहुंचे वहां तक, तो कि एक एक डिपार्टमेंट ने क्या मेहनत की है, क्या कॉस्ट्यूम्स, क्या सेट्स, क्या लोकेशंस, क्या शानदार पूरा वर्ल्ड डिजाइन जो किया है, साउंड कितना शानदार है, आपकी क्या कहते हैं, फिर एडिटिंग इज क्लास एडिटिंग है। आपको जितनी देर जहां रुकना है वहां आप उतनी देर रुकते हैं, उसके आगे बढ़ जाते हैं। और सिनेमेटोग्राफी कि आपको जिस लोकेशन पे जो एक्शन सीक्वेंस चल रहा है वो लोकेशन पूरी आपको देखने को मिलती है, और उसके अगर अंदर एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है तो अब सोचिए लास्ट वाला मुर्दिके वाला है, पहले वो पूरा सेट बनाया, पूरा शहर बनाया, और उसके बाद धमाके के बाद वह टूटे हुए में ही करने। अब जाहिर सी बात है ये शूटिंग में, ये सेट बनाने में, उसी लोकेशन को और बर्बाद करने में, वैसा दिखाने में लगा होगा सब, लेकिन कंटिन्यूटी है। तो अद्भुत लेवल का मास्टर क्लास किया है, काम किया है आदित्य धर ने। बहुत बहुत बधाई उनको और उनकी पूरी टीम को। भारत को दिया आपने धुरंधर, और भगवान करे ऐसे ही धुरंधरें बनती रहें। भारत अब अपने नैरेटिव वॉर में अपने दुश्मनों से बदला लेता रहे। बहुत बहुत दादा, फिर क्लोजिंग कमेंट हो तो बताएं, फिर बातचीत। नहीं, मैं यही कहूंगा इसके अंदर कि दिस इज era defining moment for Indian movie। और मैं 70, 80, 90, 2000 के शुरू तक लगातार हॉलीवुड मूवी देखता रहा, जब तक हॉलीवुड बर्बाद नहीं हो गया। और मुझे एक हमेशा एक तकलीफ थी, और एक मुझे एक मेरा अपना शर्मिंदगी थी कि हमने कभी बीच में अच्छी पिक्चरें बनाई भारत में, लेकिन हम कोई ऐसी पिक्चर नहीं बना पाए जो कि हम हॉलीवुड के तर्ज की हम कह सके, मतलब चाहते हुए भी नहीं कह सकते। आज मैं इस बड़े सुकून में हूं कि मेरी वो इच्छा पूरी हो गई कि धुरंधर 1 के साथ साथ धुरंधर 2 स्पेशली रिवेंज, वो हॉलीवुड को पार कर चुकी है। हॉलीवुड में अब इस तरह पिक्चर नहीं बनती। ये लेट 70s और 80s में जैसे स्पिलबर्ग ने जॉर्ज, क्लोज एनकाउंटर ऑफ थर्ड काइंड, ईटी, सेविंग प्राइवेट रायन, या जॉर्ज लुकास की स्टार वॉर्स, ये सब मैं देखता था तो एक नई दुनिया आती थी, और लगता था ये क्या है। या फिर जब
बोन सीरीज बहुत रिसेंट तक इन लोगों ने अवेंजर्स एंड गेम तक वो कार्य किया था, इसकी स्क्रिप्टिंग और फिल्म और पब्लिक को लेकिन खींचना, पूरा मोमेंट। आज मैं फक्र से कह सकता हूं कि आदित्य धर ने जो है स्पीलबर्ग, नोलान, इन सभी को जो वो लोग भी इस तरह की पिक्चर अब नहीं बना रहे इस तरह की। That's और अभी मैंने सुबह से ट्विटर देखा था कि दिस इज द फर्स्ट इंडियन मूवी जो हॉलीवुड में नंबर 1 पहुंची है इन कलेक्शन इन अमेरिका। बट मतलब धुरंधर रिवेंज ने जो है हॉलीवुड की सभी फिल्मों के कलेक्शन को पिछाड़ दिया। ये आज ही सुबह मैंने देखा। भारत का एक और बहुत जो चीज राजामौली ने आरआर और बाहुबली से इंटरनेशनलाइज की थी, वो जो है आदित्य धर ने वो एक स्टैंप लगा दिया है, वेयर एवरी इंडियन हु नोज लिटिल बिट ऑफ सिनेमैटिक वैल्यू ही शुड बी प्राउड ऑफ इट। नेवर सच मूवी। अरे वो और मैं भी और इस पे कमबैक कराना था। 40 मिनट हो गया, मेरे ख्याल से लोग पगला जाएंगे देखते सुनते हम लोग। नहीं, कोई बात नहीं, वी विल टॉक अबाउट, क्योंकि बात करने का एक अलग विषय हो जाएगा। दर्शकों, आज फिल्म पर बात हुई, फिल्म के अंदर की कि क्या डिटेलिंग है, क्या स्क्रिप्टिंग थी, स्पॉइलर भरा था, पर ये हम आपको पहले से भी मतलब। तो धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें सुना। और आज फिल्म के अंदर की बात हुई है, अब फिल्म का असर बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उस पर हम एक अलग चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं, और आपका फिल्म देख के क्या एहसास आया है वो आप हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। राम राम।